स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कुंज सेंटर में। आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी स्थानीय शासन, और इस पे हम बात करने वाले हैं 73वां और 74वां संशोधन क्या था। चलिए, तो ये चैप्टर जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो आपको मैं लास्ट क्लास में और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हुए। तो पहले हम बात करते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या था। चलिए, तो देखिए बेटा, बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन देखो बेटा क्या हुआ, 1992 में दो संविधान संशोधन हुए। ठीक है, दो संविधान संशोधन हुए, एक था आपका था 73 अमेंडमेंट और एक था आपका 74 अमेंडमेंट। बात में आ रही है, 73 अमेंडमेंट जो करा गया था वो पंचायतों के लिए व्यवस्था की गई थी, यानी पंचायतों के लिए प्रावधानों का निर्धारण किया गया था, जैसा कि हम जानते हैं कि स्थानीय शासन निचले स्तर का शासन प्रणाली होती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसी स्थानीय शासन को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए क्या किया गया, 73 अमेंडमेंट किया गया। अगला आता है 74 अमेंडमेंट जो था वो शहरी क्षेत्रों के लिए था। क्या शहरी क्षेत्रों के लिए था? ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हम ये कब मानेंगे कि कौन सा क्षेत्र शहरी है और कौन सा क्षेत्र ग्रामीण है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले। तो 73 बेसिकली में था पंचायतों के लिए व्यवस्था थी और 74 शहरों के लिए व्यवस्था थी। समझ में आगे बात यहां तक? चलिए, तो हम एक एक करके बात करेंगे, पहले 73 के बारे में, फिर 74 के बारे में कि 73 अमेंडमेंट में क्या था और 74 के अमेंडमेंट में क्या था। चलिए, तो देखिए इन्हीं प्रावधानों को क्या किया गया बेटा, इन्हीं प्रावधानों को 1993 में लागू कर दिया गया। ठीक है, लागू करने के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। क्या था? मध्य प्रदेश था। एक बात ध्यान रखना, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हमने तो पढ़ा है कि राजस्थान था। मैं बात कर रहा हूं कि 1993 के प्रावधानों को लागू करने के बाद। ठीक है, अगर पहले की बात कर लें तो पहले कौन था? पहले था राजस्थान। इसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था, तब 2 अक्टूबर 1959 में। बस में आगे बात। अब बात आती है कि 73 के प्रावधान क्या थे, 73 अमेंडमेंट के क्या क्या प्रावधान थे, उन प्रावधानों की तरफ एक बार चर्चा करते हैं। चलिए, तो 73 के अंतर्गत स्थानीय शासन को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए। जैसे अगर हम बात करेंगे, पहला 73 के प्रावधान लिखेंगे इसको, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान, तो पहले हम बात करेंगे त्रिस्तरीय बनावट। क्या? त्रिस्तरीय बनावट। ठीक है, तो ये क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। इसको ट्रायंगल मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल मॉडल भी कहते हैं। अब ट्रायंगल मॉडल क्या है? एक स्ट्रक्चर बना लो ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या देखा गया, उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय बनावट के अंतर्गत शासन प्रणाली को विभाजित किया गया, यानी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रणाली बनाई गई। जैसे शासन के सबसे निचले स्तर पर क्या बोला गया, एक ग्राम पंचायत होगी। क्या होगी? एक ग्राम पंचायत होगी। इसके ऊपर आती है एक आपकी ब्लॉक समिति। इसके ऊपर आपकी आती है जिला पंचायत। क्या होगी? जिला पंचायत। कह दिया क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों का शासन इन 3 पद्धति के आधार पर चलाया जाएगा, जिसपे शासन प्रणाली के अंतर्गत जो सबसे निचला स्तर होगा किसका होगा, वो ग्राम पंचायत का होगा। एक होता आपका ब्लॉक समिति और एक होगा आपका जिला पंचायत। अब कहानी क्या है कि ब्लॉक समिति कब बनाई जाएगी? ध्यान रखना, ब्लॉक समिति तब बनाई जाती है जब उस पूरे क्षेत्र की जो संख्या है वो 20 लाख से अधिक हो। 20 लाख से अधिक हो तब ब्लॉक समिति बनाई जाएगी। बाकी आप देखोगे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत हर क्षेत्र में पाई जाती है। अगर गांव में चले जाओगे तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत मिलती है। ठीक है बेटा,
आगे चलते हैं। तो ये एक व्यवस्था की गई, एक ट्रायंगल मॉडल अपनाया गया जहां पर एक ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक समिति होगी और जिला पंचायत होगा। 74 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। हम बात करने वाले इसमें नगर पंचायत आएगी, नगर पालिका आएगी और नगर निगम आएगा। पास में आगे उसमें ट्रायंगल मॉडल अपना दिया गया। तो पहला प्रावधान क्या था कि त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया, ठीक है। दूसरा आपका आता आरक्षण, क्या आता है? आरक्षण, रिजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था बेटा? ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हम बात करें स्थानीय शासन में, स्थानीय शासन के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका या कह लो कि भागीदारी पर ध्यान दिया गया, भागीदारी पर ध्यान दिया गया। अब ये क्या था बेटा? इससे पहले अगर हम बात कर लें तो हमारे समाज के अंतर्गत महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं दिया गया था और ना ही उन्हें राजनीति में आने का अधिकार था। कहानी क्या थी कि जब स्थानीय शासन आया तो स्थानीय शासन के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई और इसी के लिए क्या कर दिया गया? उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। तो क्या देखा गया? आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत 1/3 सीटें, 1/3 सीटें सामान्यतः महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई, ठीक है। यानी आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षण की गई? महिलाओं के लिए। इसके साथ साथ समाज के जो अन्य पिछड़े वर्ग होते हैं, जैसे मान लेते हैं अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग बोलो, अनुसूचित जाति लिखो, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। यानी ध्यान रखना कि इनका ये मानना था कि समाज में जो अन्य पिछड़े लोग होते हैं, जैसे जनजाति हो गई, अनुसूचित जनजाति जातियां हो गई, इनको समाज के अंतर्गत कुछ बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिला, शासन प्रणाली में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसीलिए इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रावधान कर दिया गया कि इनके लिए भी अब आरक्षण होगा। यानी कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई और ये सीटें हमेशा बदलती रहती है। कैसे? तो उन सीटों से केवल एससी हो या एसटी हो उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई महिलाओं के लिए, जहां पर केवल महिला ही उम्मीदवार खड़ी हो सकती चुनाव के लिए। बात समझ आगे बात? तो इस तरीके से इनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। हालांकि अगर हम व्यवहार की बात करें तो ये भले ही राजनीति में आ जाते हैं, अगर महिलाओं की बात करें तो भले ही राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन महिलाओं की चलती नहीं है। चलती किसकी है? उनकी। जैसे मान लो किसी कोई हस्बैंड है, उस पति ने क्या किया? अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब वो जीत गई, लेकिन पूरे प्रशासन का रेगुलेट कौन करेगा? उसका पति करेगा। पास में। लेकिन ये हम तो रियली केस है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मिलता है, बट मायने में देखा जाए तो महिलाओं की चलती नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये भागीदारी सुनिश्चित की गई कि अब क्या होगा कि महिलाओं को भी छूट दी जाए, क्षमता दी जाए, ताकि वो भी शासन प्रणाली के अंतर्गत आके अपनी गतिविधियां संचालित कर सके। बात में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रावधान और भी है, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या भैया ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया? तो देख लेना बेटा, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आरक्षण के लिए प्रावधान नहीं है। मेरी बात ध्यान रखना, स्थानीय शासन के अंतर्गत ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, परंतु राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार कानून बनाकर, क्या कर कर? कानून बनाकर उनको आरक्षण देने का प्रावधान कर सकते हैं। बात में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये आपके 1 2 3 होगी। अब आगे चलते हैं, और भी कुछ प्रावधान है इसके अंतर्गत। आरक्षण पढ़ लिया हमने। अब चलिए बात करते हैं चुनाव की व्यवस्था के ऊपर। चलिए बात करते हैं विषय। अब विषय क्या है? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि स्थानीय शासन भारत के अंतर्गत एक विकेंद्रीकरण, किसका? विकेंद्रीकरण का प्रारूप है। प्रारूप है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर शक्तियों का विभाजन होगा। तो स्थानीय शासन को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। बात में आ गई बात? कितने विषयों पर? 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। किसको? स्थानीय शासन के अंतर्गत अगर हम बात कर लें, किसको? पंचायतों को। किसको? पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया हमारे संविधान द्वारा। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें राज्य सरकार कानून बनाकर अन्य कार्य भी
पंचायतों को हस्तांतरित कर सकती है, हस्तांतरित कर सकती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पंचायती व्यवस्था हो चाहे फिर नगर पालिका व्यवस्था हो, यह पूर्णतः राज्य सरकार के अंडर में आती है। हालांकि हमारे संविधान द्वारा 29 कार्यों की व्याख्या कर दी गई है, और किसमें की गई है, मैंने आपको बताया भी था कि पंचायतों की व्याख्या भाग 9 में की गई है, और अनुसूची 11 में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसके 29 कार्यों की व्याख्या की गई है। कितने? 29 कार्यों की व्याख्या की गई है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर ये फिर भी लगता है कि राज्य को कुछ और भी काम करने चाहिए, तो राज्य सरकार क्या करेगी, कानून बनाकर कुछ और विषयों को किसको, स्थानीय शासन या पंचायतों को दे सकती है। बात में आगे बात पूर्णतः किसके अंडर में होगी, राज्य सरकार के अंडर में होगी। बात में आगे आता, तो एक ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब एक व्यवस्था आती है चुनाव की। क्या आती है? चुनाव की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, चुनाव वाला, क्योंकि ये बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है चुनाव का, इलेक्शंस। अब देखो ध्यान रखना, अगर हम इसके इलेक्शंस की बात कर लें तो इसका कार्यकाल लिख लो आप। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। लेकिन ध्यान रखना, चुनाव कराने के लिए एक अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। अब मेरी बात ध्यान रखना, एक चीज जो आपको बताने वाला हूं, यहां पर एक प्रावधान और कर दिया गया कि पंचायतों के लिए और नगर निगम के लिए जो चुनाव कराएगी वो चुनाव आयोग नहीं कराएगा। कौन कराएगा? वो कराएगा राज्य चुनाव आयोग। क्या कराएगा? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग को इलेक्शन कराएगा। तो ये प्रावधान कर दिया गया कि पंचायतों और स्थानीय शासन मान के चलो, इनके लिए चुनाव कराने का प्रावधान किसका होगा, या जिम्मेदारी किसकी होगी, तो राज्य चुनाव आयोग, और इसके लिए आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और यह पूर्णतः राज्य सरकार के अधीन कार्य करेगी। देखो कहने वाली बात है कि स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र एक संस्था होती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। पंचायती के इलेक्शंस के अंतर्गत राज्य सरकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो ज्यादातर इस पे इम्पैक्ट दिखती है। और मैं आगे बात, तो ये एक आपका हो गया चुनाव की व्यवस्था के बारे में। एक जो मैं बताने वाला हूं चुनाव की व्यवस्था के बारे में, क्या होता है बेटा, अगर कभी ऐसा भी होता है कि जो पंचायतें होती हैं, पंचायतें अपने 5 साल पूरा करने से पहले, 5 वर्ष से पूर्व ही भंग हो जाए, तब क्या होगा? तो हमें यहां पर यह बात ध्यान देनी है कि अगर कार्यकाल पूरा होने में 6 महीने का समय है, 6 महीने का समय है, ध्यान रखना। अगर 6 महीने से कम का समय बचा हुआ, जैसे मान लो कि कोई सरकार चुनी गई थी, मान लेते हैं कि 2022-21 में चुनी गई, अब 2026 में खत्म होनी है, एग्जाम्पल। अभी तो चलो छोटा सा एग्जाम्पल मानते हैं, अगर मान लो 2019 में कोई सरकार चुनी है, ठीक है, ये सुनिए दिसंबर में, अगर देखा जाए तो दिसंबर 2024 में खत्म हो जाए। लेकिन अगर मान लो सरकार पहले ही गिर गई, कब गिर गई? जून में गिर गई या जुलाई में गिर गई, है ना, या मान लो अगस्त में गिर गई, जब भी गिर गई, अगस्त में गिर गई, सितंबर में गिर गई, अक्टूबर में गिर गई, मान लो गिर गई, तो क्या होगा कि 2 महीने का समय बचा सिर्फ अगले चुनाव में। तो अगर 6 महीने से कम का समय बच रहा है, तो जो नई पंचायत चुनी जाएगी वो अगले 5 साल के लिए होगी। किसके लिए होगी? 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए। अगर जो मौजूदा पंचायत है, अगर वो 6 महीने से कार्यकाल पूरा करने के 6 महीने पहले गिर गई, तो जो नई गठित होगी वो अगले 5 साल तक काम करेगी। बात में आगे बात। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 1 साल पहले गिरी है, तो जो नई पंचायत बनेगी वो केवल इस कार्यकाल को पूरा करने के लिए बनेगी। बात में आगे बात, वो केवल 1 साल तक शासन करेगी। इतनी थोड़ी क्लियरिटी, अगर आपको ये ना टॉपिक भी याद आए तो कोई बात नहीं, बट ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अगला, ये तो एक रहा चुनाव की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कार्य वित्तीय, चलिए बात करते हैं वित्तीय प्रावधान। ठीक है, तो इसके लिए कुछ वित्तीय प्रावधान क्या किए गए, यानी कि पंचायतों को कर लगाने तथा वसूलने का अधिकार दिया गया।
यानी देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो संस्थाएं बनाई जाती हैं, संस्था की सबसे बड़ी कमजोरी होती है वित्तीय। अगर उनको वित्तीय सहायता नहीं मिलती संस्था काम नहीं करेगी। पास में, क्योंकि शासन बनाना ही बहादुरी नहीं है, उसको चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक वित्त के लिए इसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया कि जो पंचायतें होंगी इनको कुछ क्षेत्रों में कर लगाने की और कर वसूलने की पूरा अधिकार हो। बात में आगे बात। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो क्या होगा, राज्य सरकार पंचायतों को क्या देगी, वित्तीय सहायता देगी। क्या देगी, वित्तीय सहायता देगी। अब राज्य सरकार भी कुछ अनुमोदन देगी, पैसा देगी। इसके साथ साथ देखोगे केंद्र भी देती है, केंद्र सरकार की नीतियों के द्वारा। अब मान लो केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी लेकर आई है जहां पर पंचायत राज्य को बढ़ावा देना चाहती है, तो वो भी जो फंड करेगी वो कहां पे जाएगा, केंद्र सरकार से पैसा जाएगा। अगला अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत भी अगर लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए कुछ स्कीम लाई जा रही है और उसके अंदर फंड किया जा रहा है, तो पैसा भी किसके पास आएगा, लोकल गवर्नमेंट के पास। अगर हम देखा जाए तो लोकल यानी लोकल गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा पैसे वाली संस्था है। पर कहने वाली बात है, आजकल के नेता जो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, बट पैसे वाली पार्टी है पूरी, समझ लो आप। ठीक है, अथार माना पैसा आता है इनके पास। ठीक, काम करने की बस नियत होनी चाहिए, सब हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो रही आपकी वित्तीय प्रावधान। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, यहां पे हम बोलेंगे राज्य, यहां पे राज्य वित्त आयोग। अब ये क्या है राज्य वित्त आयोग, बेटा क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्या, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। बात में आ गई। अभी क्या होता है, जो वित्त आयोग होगी ये 5 साल के अंतर्गत जो खर्चे हैं, क्योंकि एक नियमन होता है, हर 5 साल बाद हम रिव्यू करते हैं कि कितना खर्चा है, कितने खर्चे की जरूरत पड़े, कितना विकास हो चुका है, उसको रिव्यू करने के लिए एक वित्त आयोग बनाई जाएगी कि उस पंचायती क्षेत्र को कितने पैसे की जरूरत है, और ये गठित कौन करवाएगा, राज्यपाल करवाएगा। पास में आगे बात, हर 5 साल में एक एनालाइज होता है। ठीक, तो ये प्रावधान कर दिया गया था। तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये सारे प्रावधान किसके थे, पंचायती राज व्यवस्था के। सेम यही प्रावधान किसके हैं, 74वें संशोधन में किया गया, जो वो शहरों के लिए, किसके लिए, शहरों के लिए। उसमें भी कोई जगह नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना, कोई भी शहर कब मानेंगे हम, तो वहां पर 3 चीजें होनी चाहिए। क्या चीजें होनी चाहिए, कम से कम 5000 की जनसंख्या हो उस क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्रों में जो नगर पालिका मानेंगे, नगर क्षेत्र मानेंगे, तो कम से कम कितनी हो, 5000 वहां की जनसंख्या हो। अगला हम बात कर ले वहां की 75%, ये लिख लो, 75% जनसंख्या कृषि कार्य ना करती हो। अगर कृषि करेगी तो फिर गांव हो गया वो। तो वहां ये भी बात कही है कि कम से कम वहां की 5000 आबादी हो, ये बात है। अगला 75% जो लोग हैं वो कृषि कार्य ना करते हो, मतलब कृषि कार्य में संलग्न ना हो, वो अन्य काम करते हो, जैसे कि कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई टीचिंग का काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो खेती ना कर रहा हो। समझ में आगे बात। और उसमें बोला गया कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, या वर्ग किलोमीटर का घनत्व 400 लोगों का होना चाहिए। अब ये आपको शायद कंफ्यूजिंग करे, इसका मैं समझाता हूं। 1 वर्ग किलोमीटर में जो घनत्व होता है, एक मतलब 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत कम से कम 400 लोग रह रहे हैं। ये कुछ प्रावधान है। इस प्रावधान के बिहाफ पर यह माना गया है कि जिस प्रावधान के अंतर्गत ये सभी चीजें पाई जाएं, वह क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, वो क्या रह जाएगा, शहर हो जाएगा। और शहर के अंतर्गत जो बनावट आएंगी उसमें ट्राइंगल में मैथड देखोगे आप, तो सबसे ऊपर आता है नगर निगम, फिर आप देखोगे नगर पालिका, और अगला आपका आएगा नगर पंचायत। क्या आएगा, बस फर्क सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये 73 था और वो 74 अमेंडमेंट। शहरों के लिए जो व्यवस्था हो जाएगी वो 74 में हो जाएगी। आप शहरों के लिए व्यवस्था डाल देना ट्रायंगल मॉडल में, बाकी एग्जैक्टली सब सेम है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सब सेम है, सारे प्रावधान सेम है। बस ट्रायंगल मॉडल में जहां पर हमने उधर जिला पंचायत के बारे में पढ़ा था, ग्रामीण परिषद के बारे में पढ़ा था, वहां पर ये आपके नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत हो जाएगी। बात में आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? चलिए, तो
ये फैक्टर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्राम पंचायत का भाग नहीं है। तो बड़ा ध्यान रखना कि आर्टिकल नंबर 243A के तहत एक व्यवस्था होती गई है और वो क्या है, ग्राम सभा। क्या होती है, ग्राम सभा। बेटा ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो ग्राम सभा होती है वो पंचायत या पंचायत का पार्ट नहीं होती है, पंचायत का भाग नहीं होती। क्यों? यह सामान्यता ग्रामीण मतदाताओं का समूह होता है। पास में आ गया, ये पंचायत नहीं होती, ठीक है। तो ये पंचायत का भाग बेसिकली नहीं होती, ये बस जो जितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वोट डालने के लिए अवेलेबल होंगे उनका अपना एक समूह होगा, उसी हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। बात में आ गई बात। तो यही थे आपके 73 और 74 अमेंडमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन बेसिकली एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो ये होता है कि 73 और 74 संविधान संशोधन क्या थे, इसके प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ था। बाकी और भी क्वेश्चन जो होंगे वो हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी। अगर आप कुछ टॉपिक में से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना लूंगा, डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा संघवाद, ठीक है। फिर भी चलिए फिर टिकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।